तो क्या है आज बाजार में हलचल। नमस्कार दोस्तों, बाजार हलचल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक मल्टी बैगर स्टॉक पर जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। देखेंगे क्या बाजार में हलचल है इस कंपनी को लेकर और आप फिर खुद फैसला कीजिए कि आपको इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस चार्ट पर। पिछले एक साल में 65 के भाव से बढ़कर अपने ऑल टाइम हाई 100 के भाव तक गया और फिर भाव में थोड़ा कंसोलिडेशन आया। अभी पिछले 6 महीने से 75 में सपोर्ट और 85 में रेजिस्टेंस बना हुआ है। इस समय ये 50 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे आ चुका है। कंपनी की वैल्यूएशन के लिए इसके PE पर नज़र डालते हैं, ये देखने के लिए कि कहीं कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं। इसका प्राइस टू अर्निंग रेशो 18.6 पर है और पिछले एक साल का मीडियन PE 19.5 पर था। तो कह सकते हैं कंपनी अभी सही भाव पर मिल रही है। मार्केट कैप 55,000 करोड़ का है, जो काफ़ी छोटा है अगर HDFC बैंक और ICICI बैंक से कंपेयर करें। दोस्तों बताना चाहूँगा, HDFC बैंक का मार्केट कैप 11 लाख करोड़ का है, तो करीबन HDFC बैंक 22 गुना बड़ी है IDFC बैंक से। तो ग्रोथ का काफ़ी स्कोप है दोस्तों। बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स पर नज़र डालते हैं तो देखिए रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हो रहा है। 2021 से अब तक रेवेन्यू हर क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। पिछले 3 साल का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 24% का है और पिछले 5 साल का 20%। प्रॉफिट की कंपाउंडेड ग्रोथ पिछले 3 साल की 85% की है। लेकिन देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में थोड़ा स्टैग्नेशन आया है। पिछले 4 क्वार्टर में ये 700 से 750 करोड़ में घूम रहा है और यही पैटर्न हमें इसके स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिला है। ये प्राइमरीली इसके इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस इंक्रीज होने की वजह से हुआ है। थोड़ा और अंदर जाते हैं और देखते हैं कंपनी कर क्या रही है। कंपनी कहती है उसने अपने आप को यूनिवर्सल बैंक बना लिया है, मतलब वो रिटेल लैंडिंग करती है, SME लैंडिंग सोल्यूशन जैसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वर्किंग कैपिटल लोन्स देती है। उसके अलावा डिपॉजिट्स एंड अकाउंट सर्विसेज, NRI बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, ट्रेड फाइनेंस सोल्यूशंस। आप इस वीडियो को पॉज करके ये चाहे तो पढ़ सकते हैं। बेसिकली ये हर तरह की बैंकिंग सर्विस दे रही है। बैंक कहती है वो सिर्फ 0.94% है ओवरऑल डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री, मतलब ग्रोथ का अभी बहुत स्कोप बाकी है। पिछले साल इस बैंक ने टोटल बैंकिंग क्रेडिट में अपना मार्केट शेयर 1.13% से 1.2% बढ़ाया है और मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि पर्सनल क्रेडिट ग्रोथ 15 से 20% था भारत में पिछले 5 साल में और अगले 20 साल में ये 15x ग्रो हो सकता है एट द सेम रेट। बैंक एस्टिमेट करती है कि आने वाले 20 सालों में उनकी लोन बुक अगर हर साल एवरेज 15 से 20% ग्रो होती है तो 20 साल में 16x से 38x का ग्रोथ पोटेंशियल है, जो कि इन लाइन है क्रेडिट ग्रोथ एस्टिमेट्स इन इंडिया। क्योंकि बैंक अपने आप को यूनिवर्सल बैंक कहती है तो हर तरह के लोन दे रही है, चाहे वो रिटेल लोन हो या फिर रूरल फाइनेंस, SME बैंकिंग या फिर कॉरपोरेट बैंकिंग। बैंक ने 4 साल पहले अपना वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस फर्स्ट प्राइवेट के नाम से शुरू किया था 1500 करोड़ से। अब वो 10x ग्रोथ के साथ 15,000 करोड़ का हो चुका है। इसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हर साल 66% से ग्रो कर रहे हैं। लेगेसी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जैसे इंफ्रा बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लेगेसी बॉन्ड्स, जिन्हें मेंटेन करना बैंक को बहुत महंगा पड़ता है और इसलिए काफ़ी रिस्क भी होता है बैंक के लिए, उन्हें कंटिन्यूसली बैंक कम कर रही है। CD रेशो जो होता है बैंक का क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, 2018 में जो 137% था अब वो 98% आ चुका है और आगे भी इम्प्रूव होगा क्योंकि डिपॉजिट्स में ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है।
बैंक की लोन बुक आप देख सकते हैं, बिल्कुल डाइवर्सिफाइड है डिफरेंट कैटेगरीज में। इससे बैंक कोलैप्स होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है अगर किसी भी मैक्रो फैक्टर की वजह से इकॉनमी में वीकनेस है। बैंक लोन देने के लिए बोरोअर का कैश फ्लो असेसमेंट करता है और फिर बोरोअर का बैंक अकाउंट डेबिट करने का राइट ले लेता है। ये दोनों चीज़ें एक साथ एस्क्रो की तरह काम करती है। ये मॉडल पिछले 12 साल से वेल टेस्टेड है और बहुत सारी क्रेडिट साइकिल में अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है। बैंक ने पिछले 24 महीनों से एक स्टेडी लोन कलेक्शन एफिशिएंसी मेंटेन कर रखा है 99.6% का। बैंक ने काफ़ी हाई रिटेल एसेट्स मेंटेन कर रखे हैं अपने पास। ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 2% और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 1% पर है। कोविड के टाइम पर लोग ईएमआई ने शायद नहीं दे पाए थे, फिर भी जीएनपीए 4% से ऊपर नहीं गया। इसी तरह डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी और आईएलएफएस क्राइसिस के दौरान आप देख सकते हैं जीएनपीए 2% पर ही मेंटेन है। इसी तरह आप देख सकते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, क्रेडिट कार्ड और यहाँ तक कि कॉरपोरेट लोन नॉन इंफ्रा सेगमेंट में बहुत अच्छा कलेक्शन है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का परसेंटेज 1 से 2% से ऊपर नहीं गया। खाली इंफ्रा फाइनेंस जिसका जीएनपीए 26% का है वो खाली 2,500 करोड़ का है और बैंक की पूरी कोशिश है कि इंफ्रा फाइनेंस को बाकी सेगमेंट्स के मुकाबले कम से कम रखे। ओवरऑल नेट स्ट्रेस्ड एसेट्स लगातार कम हो रहे हैं और अभी 0.56% पर आ चुके हैं, जो काफ़ी अच्छा आंकड़ा है बैंकिंग इंडस्ट्री में। नेट इंटरेस्ट इनकम, लोन देने पर जो बैंक ब्याज कमाती है, वो 28% ग्रो कर रहा है हर साल। 2019 में ये कमाई 5,000 करोड़ की थी, अभी 2024 में बढ़कर ये 16,000 करोड़ तक आ गई है। रेटिंग एजेंसीज बैंक को कैसे देखती हैं, तो आप देखिए केयर रेटिंग्स, क्रिसिल, इकरा और इंडिया रेटिंग्स सब ने लॉन्ग टर्म क्रेडिट रेटिंग बैंक की इम्प्रूव की है। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर देखें तो इसमें ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, कंसिस्टेंसी काफ़ी हद तक मेंटेन्ड है। बात करते हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन जी की। ये बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ हैं। इन्होंने इससे पहले सिटी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में काम किया था। आईसीआईसीआई बैंक की रिटेल डिवीज़न को सेटअप करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। 38 साल की उम्र में आईसीआईसीआई बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट हुए और बैंक की ग्रोथ में इनका काफ़ी योगदान है। ओवरऑल आईडीएफसी बैंक की मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रांग है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद इस बैंक में इन्वेस्टर हूँ। आपको क्या लगता है कि इस बैंक में निवेश करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे और जानेंगे बाज़ार की हलचल। जय हिंद।